We are going to learn about डायरिया। डायरिया हमारे एब्डोमिनल सिस्टम की डिसीज़ है। जब कोई पर्सन के स्टूल पास करने में नॉर्मल फ्रिक्वेंसी या स्टूल की कंसिस्टेंसी में कोई चेंजेस हो जाए तो उसे हम डायरिया कहते हैं। अब हम देखेंगे डायरिया की डेफिनेशन। एक्सुडेशन ऑफ लिक्विड और वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली इज़ नोन एज डायरिया। अगर कोई पर्सन 3 टाइम्स से ज़्यादा टाइम स्टूल पास कर रहा हो या फिर स्टूल की कंसिस्टेंसी में चेंजेस हो जाए या लिक्विड स्टूल पास हो रही हो तो उसे हम डायरिया कह सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डायरिया। डायरिया के टाइप्स टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड है, लाइक एक्यूट डायरिया और क्रोनिक डायरिया। डायरिया सिवियरिटी से भी डिवाइड होता है, लाइक माइल्ड डायरिया, मॉडरेट डायरिया और सीवियर डायरिया। अब हम देखेंगे कॉजेस ऑफ डायरिया। डायरिया के कॉजेस 6 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट, डाइटरी रिलेटेड कॉजेस लाइक इंडाइजेशन, ओवरफीडिंग, फूड एलर्जन, स्टारवेशन एंड केमिकल इरिटेंट इनटेक। सेकेंड, इन्फेक्टिव कॉजेस। इन्फेक्टिव कॉजेस में पैरासाइटिक, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जैसे कॉजेस हैं एंड फंगल इन्फेक्शन भी आता है। थर्ड, पेरेंटल कॉजेस। पेरेंटल कॉजेस में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आता है। फोर्थ, ड्रग्स। ड्रग्स की वजह से भी डायरिया होता है, लाइक एम्फिसिलिन और एंटीबायोटिक्स। 5, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से भी डायरिया होता है। नॉन स्पेसिफिक फैक्टर में टेंशन और स्ट्रेस आता है। 6, लास्ट कॉज है कंजेनाइटल फैक्टर्स। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायरिया। यहाँ पर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन 3 टाइप में कन्वर्ट करते हैं, जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर है, लाइक ऑनसेट, फ्रीक्वेंसी और नेचर ऑफ स्टूल, जो सडन और ग्रेजुअल बोथ होता है। डायरिया की फ्रीक्वेंसी माइल्ड में 2 to 5 टाइम्स अ डे होता है और मॉडरेट में 10 to 12 पर डे फ्रीक्वेंसी होती है और सीवियर डायरिया में 12 टाइम्स से भी ज़्यादा होता है। नेचर ऑफ स्टूल में माइल्ड में स्टूल लूज और ग्रीन कलर की होती है और स्टूल का ऑर्डर भी आता है जो कि बहुत गंदा होता है। मॉडरेट डायरिया में फीवर, इरिटेशन, एनोरेक्सिया और वोमिटिंग होते हैं। डायरिया में आइज सकन होते हैं और उसी के साथ साथ बीपी भी लो होने लगता है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायरिया। फर्स्ट, डिहाइड्रेशन। डायरिया में ज़्यादा बॉडी फ्लूइड लूज़ होता है तो डिहाइड्रेशन के चांसेस भी इंक्रीज़ होते हैं। उसी के साथ एसिडोसिस, टॉक्सिसीमिया और हाइपरनाइट्रियम भी हो सकता है। डायरिया की वजह से रीनल फेल्यूर के भी चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ऑफ डायरिया। सबसे पहले हम पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को देख के ही रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि उसे डायरिया हुआ है या नहीं। तो उसी के बाद हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करके भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायरिया डायग्नोसिस के लिए हम स्टूल एग्जामिनेशन भी करते हैं, जैसे हमको अभी थोड़ी देर पहले देखा कि डायरिया की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग स्टूल का कलर चेंज होता है, तो हम स्टूल एग्जामाइन करके भी डायरिया डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। डायरिया के लिए कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम मेडिकल मैनेजमेंट करके ही डायरिया को मैनेज कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को एंटी डायरियल और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स और आईवी एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे पेशेंट का आईवी फ्लूइड जो है वो मेंटेन रहेगा और पेशेंट की फ्लूइड लॉस और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस भी रिस्टोर हो सकता है। Thank you for watching our video. Like, comment
and subscribe to our YouTube channel. Thank you.